चलिए, आज हम बात करेंगे साइनोज्वाणुभोजी अथवा साइनोफेज के बारे में, जिसको क्या कहा जाता है, साइनोफेग ही कहते हैं। साइनोफेग एक प्रकार के वायरसेस ही होते हैं जो कि साइनोबैक्टीरिया पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं और साइनोबैक्टीरिया को अपना भोजन के रूप में यूज करते हैं तथा साइनोबैक्टीरिया के अंदर में ही रिप्रोडक्शन यानी कि मल्टीप्लिकेशन की जो क्रिया है वो संपन्न करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो वायरसेस होते हैं जो कि साइनोबैक्टीरिया पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, इनको साइनोबैक्टीरियोफेग या फिर साइनोफेज कहा जाता है। चलिए इसमें देखते हैं। तो ये पैरासाइट ऑन साइनोबैक्टीरिया, मतलब ये साइनोबैक्टीरिया में क्या होते हैं, ये पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया में पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। और इसकी जो खोज है वो सेफरमैन एंड मॉरिस नामक वैज्ञानिक ने, है ना, जो कि इंडियाना यूनिवर्सिटी यूएसए के थे। ठीक है, इन्होंने 1963 में इसकी खोज की थी। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया की खोज का श्रेय किसको जाता है, तो सेफरमैन एंड मॉरिस नामक जो साइंटिस्ट थे। ठीक है, सेफरमैन एंड मॉरिस नामक जो साइंटिस्ट थे, है ना, इन्होंने 1963 में, जो कि इंडियाना यूनिवर्सिटी यूएस के वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1963 में इन जो बैक्टीरिया साइनोफेजेस होते हैं इनकी खोज इन्होंने की थी। ठीक है, जैसे इंट्रोडक्शन में पहले ही बता चुका हूँ कि जो साइनोफेजेस होते हैं ये साइनोबैक्टीरिया पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं तथा उसको भोजन के रूप में उपयोग करते हैं और यहीं पर ये मल्टीप्लिकेशन की जो क्रिया है वो संपन्न करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइनोफेज, है ना। तो साइनोफेज की स्ट्रक्चर में देखते हैं तो इसमें सबसे पहले तीन समूह होते हैं। इसके तीन समूह में इसको खोजा गया है अभी तक, है ना। LPP1, N1 और SM1 के रूप में इसकी जो खोज है वो की गई है। तो इसमें सबसे पहले जो है ना, LPP1, इसकी अगर हेड की डायमीटर के बारे में बात करते हैं तो 580 एंगस्ट्राम डायमीटर का ये पाया जाता है। ठीक है, 580 एंगस्ट्राम डायमीटर का पाया जाता है तथा इसका जो टेल होता है ना, इसका जो टेल होता है वो 200 गुणा 15 नैनोमीटर का इसका जो माप है वो पाया जाता है। इसके बाद सेकेंड नंबर है जो N1। N1 साइनोफेज की जो हेड की जो डायमीटर है वो होती है 580, है ना। इसका जो सिर होता है वो इकोसाहेड्रल होता है और इसका जो डायमीटर है N1 का, तो N1 का यहाँ पर होता है ना, 550 एंगस्ट्राम का। ठीक है, 550 एंगस्ट्राम व्यास का होता है तथा इसका जो सिर होता है, जो इसका टेल होता है वो 110, है ना, 110 गुणा 10 नैनोमीटर का होता है। इसी प्रकार से जो SM1 है, SM1 का जो सिर का जो व्यास है वो होता है 880 एंगस्ट्राम तथा, है ना, इसमें देखते हैं इसका जो टेल है उसका जो व्यास है ये 243 गुणा 22, है ना, नैनोमीटर का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हो गए, अब देखते हैं साइनोफेजेस। साइनोफेजेस हो गए। तो साइनोफेजेस में हमने क्या देखा कि साइनोफेजेस जो होते हैं ये एक प्रकार के वायरसेस हैं जो कि साइनोबैक्टीरिया पर क्या होते हैं, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं और साइनोबैक्टीरिया के अंदर ही ये गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन की क्रिया करते हैं, जिसके कारण, है ना, ये अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। इसी कारण से चूंकि ये साइनोबैक्टीरिया में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, इसी कारण से इनको साइनोफेज कहा जाता है, साइनोफेजेस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं माइकोराइजा के बारे में। तो ये माइकोराइजा होते क्या चीज़ है, माइकोराइजा को प्रायः कवक मूल कहा जाता है। ठीक है, कवक मूल। ठीक है, इसके पहले हम लोग कुछ और देख लेते हैं साइनोबैक्टीरिया में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं साइनोबैक्टीरियोफेग में। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, चूंकि ये साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं इस कारण से इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA होता है। ठीक है, DNA यहाँ पर होता है। इसमें देखते हैं तो साइनो जीवाणु भोजी का द्विगुणन किस प्रकार से होता है। तो ये 8 घंटे बाद विखंडित होता है। 50% भाग जो होता है उसका DNA का वो 7 से 8 घंटे बाद क्या होता है, विखंडित होता है। ठीक है, इसका वर्गीकरण देखते हैं तो इसको तीन जो फैमिलीज है इसमें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर है मायोविरिडी। ठीक है, मायोविरिडी है। मायोविरिडी का जो उदाहरण है वो AS1 और N1 है, मायोविरिडी के अंतर्गत आता है। इसके बाद है सेकंड नंबर पोडोविरिडी। तो पोडोविरिडी का उदाहरण जो है वो LPP1 इसका है। और थर्ड नंबर देखते हैं कि साइफोविरिडी। तो साइफोविरिडी का जो उदाहरण है वो S1 इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद इसका आर्थिक महत्व के बारे में बात करते हैं। तो साइनो जीवाणुभोजी जो होते हैं या फिर जो साइनोफेजेस होते हैं ये जलीय माध्यम में पाए जाने वाले साइनोबैक्टीरिया
कोशिकाओं पर संक्रमण कर उन्हें क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं तथा इनकी संख्या को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। मतलब ये जो साइनोफेजेस होते हैं ये साइनोबैक्टीरिया की संख्या को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, क्योंकि ये जलीय माध्यम में पाए जाने वाले साइनोबैक्टीरिया पर ये परजीवी की तरह कार्य करते हैं, उनको क्या परजीवी की तरह रहते हैं और उनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। सेकंड नंबर देखते हैं, अत्यधिक संख्या में साइनोजीवानी की उपस्थिति के कारण तालाब, पोखर और जो झील वगैरह होते हैं, मतलब पानी का जो स्थान है, रुके हुए पानी का जो स्थान है, जो जल स्रोत है ना, वहाँ पर वाटर ब्लूम पैदा हो जाता है। अधिक साइनोबैक्टीरिया होने के कारण वहाँ पर वाटर ब्लूम जो है वो ओरिजिनेट होता है। तो यह जलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए क्या हो जाता है, हानिकारक होता है। जो वाटर ब्लूम्स होते हैं वो जलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए हानिकारक होते हैं, तो इनको भी नष्ट करने का कार्य जो साइनोफेजेस है वो करते हैं। अब हम बात करते हैं माइकोराइजा के बारे में। माइकोराइजा क्या होते हैं? माइकोराइजा है ना, एक कवक मूल होता है। माइकोराइजा जिस प्रकार से इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक कवक मूल हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो माइकोराइजा को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में कवक मूल कहते हैं। और इसको खोजने का जो श्रेय है वो सबसे पहले है ना विट्टा ओलिनी 1842 में इसकी विट्टा ओलिनी नामक एक वैज्ञानिक हुए थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। माइकोराइजा की खोज इन्होंने की थी, ठीक है। आगे देखते हैं तो माइकोराइजा के बारे में बात करते हैं। तो ये जो हायर प्लांट के जो रूट होते हैं, हायर प्लांट के रूट और है ना जो कवक होते हैं, जब ये सहजीविता स्थापित करते हैं तो इस प्रकार से बने संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं, ठीक है। तो कवक मूल या फिर माइकोराइजल रूट में मूल रोम है ना, रूट हेयर्स का क्या होता है, अभाव होता है। मतलब यहाँ पर रूट हेयर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, रूट हेयर नहीं पाए जाएंगे, है ना। कवक तंतु मृदा से कार्बनिक तत्वों का अवशोषण करते हैं। मतलब जो कवक तंतु होते हैं, जो माइसीलियम होते हैं, है ना, हाइफीज जो होते हैं, ठीक है, वो कार्बनिक तत्वों का मृदा से क्या कर लेते हैं, अवशोषण करते हैं, अब्जॉर्प्शन करते हैं, प्लांट्स को दे देते हैं। बदले में उनसे कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करते हैं। तो माइकोराइजा जो इसके पश्चात देखते हैं टाइप्स ऑफ माइकोराइजा, है ना। तो इसमें फर्स्ट नंबर है एक्टोमाइकोराइजा, ठीक है। तो ये एक्टोमाइकोराइजा क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर एक रूट की संरचना देख रहे हैं, है ना, ये रूट के समान नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके रूट के बाहर में क्या लगा हुआ है, बहुत सारे फंगसेस जो हैं, बहुत सारा जो फंगस का जो हाइफी है वो क्या हुआ है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना, वो बाहर में लगा हुआ है। इस कारण से ये क्या है, एक्टोमाइकोराइजा। मतलब जब सहजीविता स्थापित किया हुआ जो कवक है वो जड़ के बाहर की ओर दिखाई देता है, जड़ के बाहर की ओर दिखाई देता है, आंतरिक भागों में नहीं होता है। तब इस प्रकार के माइकोराइजा को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टोमाइकोराइजा कहते हैं, ठीक है। एक्टोमाइकोराइजा कहते हैं। इसका उदाहरण हो गया रसुला, है ना, बोलेटस, अमानिता, लेक्टेरियस, है ना, ट्रफल्स आदि इसके क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। अब देखते हैं इसमें हम लोग एक्टोमाइकोराइजा के क्या क्या योगदान होते हैं ना, रोल ऑफ एक्टोमाइकोराइजा। तो यह रूट के अवशोषण क्षेत्र को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। रूट के जो एब्जॉर्प्शन सरफेस होता है उसको क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है, जिससे अधिक मात्रा में, है ना, अधिक मात्रा में वाटर एंड मिनरल्स का क्या किया जा सकता है, एब्जॉर्प्शन किया जा सकता है, ठीक है। यह नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, सोडियम, आयरन, सल्फर तथा मॉलिब्डेनम को अवशोषित करता है तथा पौधे को प्रदान कर देता है। यह अधिक मात्रा में उपस्थित रोगवाही यानी कि पैथोजेनिक फंगसेस से मूल की रक्षा करता है, मतलब रूट की रक्षा करता है। और साथ ही पोषक पौधों को ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन भी उपलब्ध कराता है। ये जो माइकोराइजा होते हैं, एक्टोमाइकोराइजा, ये है ना क्या करते हैं, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन जो है वो उपलब्ध कराता है। और एक प्रकार के ये क्या होते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स होते हैं ना, प्लांट्स के ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये इस प्रकार से यहाँ पर जो एक्टोमाइकोराइजा है वो हमको दिखाई दे रहा है, माइसीलिया ऑफ एक्टोमाइकोराइजा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, कार्टिकल सेल, है ना, कार्टिकल सेल है ये, कार्टिकल सेल में आपको दिखाई दे, है ना। और बीच बीच में यहाँ पर ये हर्निट नेट दिखाई दे रहा है, जो कि माइसीलिया होता है, माइसीलियम होता है, ठीक है। और ये इपीडर्मिस है, इपीडर्मिस के बाहर बहुत सारे हमको क्या दिखाई देते हैं, ये माइकोराइजा के जो फंगसेस हैं वो दिखाई देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। इंडोमाइकोराइजा, ये इंडोमाइकोराइजा क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो इंडोमाइकोराइजा जो होते हैं ये
है ना, जड़ के बाहर ना होकर के जड़ के आंतरिक भाग में हमको परिलक्षित होते हैं, आंतरिक भाग में दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के जो माइकोराइजा होते हैं इसको क्या कहा जाता है, इसको इंडोमाइकोराइजा कहा जाता है, क्योंकि ये जड़ के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं, जड़ के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। इस कारण से इनको क्या कहा जाता है, इंडोमाइकोराइजा कहा जाता है। ठीक है, अब ये इंडोमाइकोराइजा इसमें देखते हैं तो ये आर्बस्कल और वेसिकल के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं, आर्बस्कल और वेसिकल के रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो शाखित भाग हमको दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है आर्बस्कल, और इस प्रकार से जो वेसिकल के समान है ना, एक फूला हुआ भाग हमको दिखाई दे रहा है बलून के समान, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेसिकल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आर्बस्कल और वेसिकल के रूप में ये आंतरिक जड़ के आंतरिक भागों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसको कहा जाता है आर्बस्कल, वेसिकल एंड आर्बस्कल ऑफ एंडोमाइकोराइजा। ठीक है, तो ये आर्बस्कल और वेसिकल के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से जो हायर प्लांट के जो रूट होते हैं और फंगस के बीच में जब सहयोग के लिए एक संबंध स्थापित होता है तो इसको कहा जाता है माइकोराइजिक एसोसिएशन कहते हैं इसको, माइकोराइजिक एसोसिएशन इसको कहा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार के जो रूट्स होते हैं, इस प्रकार के जो रूट पाए जाते हैं इनको क्या कहा जाता है, माइकोराइजल, है ना, रूट कहते हैं, माइकोराइजल रूट कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया